प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियां, कवि नागार्जुन द्वारा लिखित। यहाँ पर नागार्जुन मुख्य रूप से देखे जाए तो कवि थे, लेकिन यहाँ पर एक पाठ कथा के रूप में यहाँ लिखा गया है, यात्रा संस्मरण है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हिमालय अपनी बेटियों यानी नदियों को अपने से विदा होते हुए उस पीड़ा को सहन करके भी मौन रहता है। और नदियां हैं जो इस प्रकार से इतनी क्या व्याकुल है कि वो अपने पिता को, उस विराट स्वरूप मौन धारण किए हुए पिता को छोड़कर अपने ऐसे किससे मिलने जा रही है। तो वो उसके बड़े भाग्य की बात कवि लेखक ने यहाँ बताई है कि उसके बड़े भाग्य होंगे जो इस प्रकार से इस विराट पिता की पुत्रियों के हाथ को थामेगा। इससे आगे अपन देखते हैं। इसे देखो, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। जिन्होंने नदियों को मैदानों में यानी आराम से, शीतलता से चलते हुए देखा है, धैर्य के साथ में जो चलती है, तो वो रूप जिन्होंने देखा है, वो ये नहीं जान सकता कि हिमालय से जब ये निकलती है, उसकी गोद से जब निकलती है, तो उस समय ये कितनी चंचल होती है, कितनी नटखट होती है, या किस प्रकार से ये उछल कूद करती है, यह वो नहीं जान पाता है। माँ बाप की गोद में नंग तड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय की ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब लेखक ने यहाँ पर कहा कि जो वहां पर हिमालय की पहाड़ियों पर रहते हैं, उन लोगों को तो इसको देखकर भले कोई अचंबा नहीं हुआ हो या फिर अजूबा नहीं हुआ हो, लेकिन जो इस प्रकार से मैदानों में रहता है मेरी तरह, वो यदि यहाँ पर पहुंचे और देखे तो वो हिमालय को तो ससुर और इसके जहाँ पर ये नदियां जाकर मिलती है यानी वो है समुद्र को दामाद कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये अतिशय है ही। ये विराट रूप धारण करके जो मौन बैठा है वो इनका पिता है नदियों का, जहाँ से ये उत्पन्न होती है, और जहाँ जाकर मिलती है वो उनका दामाद यानी नदियों का पति। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास महान कवि, उनके जो दूत था विरही यक्ष, उन्होंने जो एक लिखा है, रचना की है, सृजन किया है, उसमें उन्होंने इस प्रकार से एक विरही के बारे में बताया है जो इनका यक्ष था। उसने अपने मेघदूत से कहा, क्या कहा, वेत्रवती पुराना नाम था, जिसका आज का नाम देखा जाए तो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी उसको भी मिलते जाना। क्यों? क्योंकि वो आपकी विरहिणी है। विरहिणी का मतलब है पति यदि प्रदेश चला जाए या दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसकी पत्नी को जो पीछे उसकी याद में दिन गुजारने पड़ते हैं, वो विरह व्यथा कहलाती है। तो विरहिणी है, उसको जरूर मिलते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये कालिदास ने अपने उस मेघदूत में यक्ष से कहा था कि तुम वहां जाना और अपनी उस वेत्रवती नदी यानी बेतवा नदी से जरूर मिलना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। इसलिए हो सकता है जब भी इस नदी को मैंने देखा या हिमालय की गोद में जो इस प्रकार से नदियां ढलती है, तो नदियों को देखता हूँ तो मुझे उस कवि का यानी कालिदास का वो कथन याद आता है। क्यों? क्योंकि कवि को भी यह लगा होगा या उनको भी यह पसंद रहा होगा कि नदियां क्या है, जीवंत रूप में रहती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य एक सजीव है और वो क्रियाएं करता है, उसी प्रकार से नदियों को भी उसने बालिकाओं के रूप में देखा है, एक औरत के रूप में देखा है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इस प्रकार से देखें तो मैदानों में तो बड़ी ये जुदा चलती है, आराम से धीरे धीरे शांत स्वभाव से चलती है, लेकिन पहाड़ियों से जब ये निकलती है और हिमालय पर्वत की गोद से जब ये निकलती है, तो उस समय की इनकी अठेलियां देखकर हर कोई ये कहे बिना या इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि वो एक संचल है। और उनकी यदि उपमा
देखी जाए तो मनुष्य क्रियाओं से की जा सकती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ये एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा कि किसने नदियों को लोक माता कहा है। उत्तर होगा काका कालेलकर ने। क्यों कहा है? क्योंकि किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? माता बनने से पहले इनको हम बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो हिमालय पर्वत की गोद से निकलना या पहाड़ियों से जब ये नीचे उतरती है उस समय इनकी जो अठखेलियां हैं वो एक लड़की की तरह चंचल बालिका की तरह रहती है, इस कारण से इनको एक लड़की के रूप में माना है। और लेखक कह रहा है इसमें क्या हर्ज भी क्या है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना, प्रेयसी का मतलब होता है नव युवती जो अभी अभी युवा अवस्था में आई है या युवा अवस्था ग्रहण की है, उसको उसके रूप में यदि नदियों को देख लें तो कैसा रहेगा? यानी जब ये हिमालय की पहाड़ियों से आगे निकलती है, थोड़ी आगे बढ़ती है तो उस समय नव युवती के रूप में आगे बढ़ती है। ममता का एक और भी धागा है। ममता का केवल इतना ही नहीं कि वो एक लड़की के रूप में, एक युवती के रूप में ही रहे, नहीं, इससे आगे का एक और पड़ाव है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? कितने ही कवियों ने इन नदियों को बहन का स्थान दिया है, यानी नदी को बहन के समान माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड है जो कि देखा जाए तो थोलिंग तिब्बत के अंदर है, तिब्बत का एक स्थान है, उसका नाम है, वहां की बात है। मन उचट गया था, कार्य करते करते उसमें ऊब गया था, काम नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में तबीयत ढीली थी, यानी कि तबीयत सुस्त थी, ज्यादा तबीयत सही नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। वहां पर जो सतलज नदी बहती है उसके किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, पैर चलती हुई नदी के पानी में पैर लटका दिए। इस प्रकार से जो नदी चल रही है, अब कभी इसके या लेखक इसके किनारे बैठ गया और पानी के अंदर अपने पैर लटका दिए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में जो ये प्रगतिशील यानी आगे गतिशील है, रुका हुआ नहीं है, चलता हुआ, उसको कहते हैं प्रगतिशील। तो आगे बढ़ते हुए उस पानी ने मुझ पर असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो मैं लगा गुनगुनाने। तन और मन दोनों मेरे ताजा हो गए, यानी वापस में बड़ा प्रसन्न हुआ, राजी हुआ, खुश होकर मैं गुनगुनाने लगा, यानी गाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार से कवि कह रहा है कि मैं वहां पर गाने लग जाता हूँ, गुनगुनाने लग जाता हूँ, उस नदी के बखान करने में लग जाता हूँ कि हे नदी, हे सतलज बहन, जय हो तुम्हारी। क्यों? क्योंकि आपकी लीलाएं ही मुझे अचरज में डाल देती है, अचंभे में डाल देती है। हुआ मुदित मन हटी कुमारी, जो मेरे ऊपर उदासी का भाव था, कुमारी का भाव था, वो सारा हट गया है और मेरे मन में एक नया सवेरा उदित हो गया है, अर्थात मेरा मन है जो वापस तरोताजा हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इस कारण से मैं तुम पर न्यौछावर होता हूँ, तुम पर तो बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, इस हिमालय की तुम पुत्री हो। चिंतित है कौन? हिमालय। हिमालय बड़ा चिंतित है कि मेरी पुत्री मुझसे बिछुड़कर दूर जा रही है, फिर भी वो चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति ने जो जितना भी यहाँ पर स्वरूप दिखाया है उसमें से हिमालय की छाप एक निराली है, सबसे अलग ही है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम है, इसके समान, इसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती और यह अद्भुत भी है। अद्भुत यानी अनोखा, अनोखा भी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार से कवि गुनगुनाने लगते हैं कि हे बहन सतलज, जय हो तुम्हारी। तो आज का अपना ये पाठ हिमालय की बेटियां, कवि लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया, यही पूरा होता है। तो इसके प्रश्न उत्तर आप अवश्य करिए। धन्यवाद।